तो हम लोगों ने जिस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, तो अभी उसकी केमिकल रिएक्शंस शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बात का तुम बस ख्याल रखोगे कि अभी नोट्स बनाना शुरू मत करना, ठीक है। मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब से आपको इस वीडियोस के नोट्स बनाना शुरू करना है करके, बराबर। अभी फ़िलहाल कुछ मत करोगे। तो अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले टॉपिक में बस एक बात तुमको याद रखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन है क्या, पहले तो ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है। जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा कि देयर आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयर आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, देयर आर एडिशन रिएक्शन, बट एक और कैटेगरी होती है दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करता है। तो उसकी कैटेगरी को हम लोग अभी क्या करेंगे, रीड करेंगे। दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोन बाय द कार्बोनिल कंपाउंड्स करके। तो इसमें आप लोगों की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो रहेगा एडिशन ऑफ HCN, बराबर। इस एडिशन ऑफ HCN के वाया आप क्या कर सकते हो करके आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टडी कर सकते हो, एडिशन ऑफ HCN। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है करके। आपके पास एक इन जनरल एक कार्बोनिल कंपाउंड है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन जनरल आपके पास एक मान लेते हैं करके एक कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है। लेट्स से ये आपके पास आपने एक कार्बोनिल कंपाउंड कंसिडर किया। पहले इसको एक इन जनरल समझ लेते हैं। अब इसमें अपन रिएक्ट करवाते हैं, किसको रिएक्ट करवाते हैं। अब जैसे समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ HCl है करके, HCN है सॉरी, तो ऑब्वियसली मैं HCN को रिएक्ट करवाऊंगी। लेकिन एक बात जो तुम लोगों को मैंने इससे पहले भी कई बार केमिकल रिएक्शंस में बताई है, आपका जो HCN होता है ये हमेशा हम लोग इसको क्या करते हैं, इन सीटू इसको क्या करते हैं आप लोगों का जनरेट करते हैं। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोगों का जो HCN है वो आप लोगों का बना बनाया करके अपन लोग रखते हैं और उसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, HCN रिएक्शन के दौरान इन सीटू जनरेट करते हैं। और इन सीटू कैसे जनरेट करते हैं ये भी तुमको पता है। कोई भी एक मिनरल एसिड ले लो, लेट से ज़्यादातर HCl लिया जाता है और उसके साथ NaCN का कॉम्बिनेशन कर लो तो जनरेट हो जाएगा, या फिर लेट से HCl ले लिया और उसके साथ KCN का कॉम्बिनेशन कर दो तो ये जनरेट हो जाएगा। तो यानी कि इस रिएक्शन में जिस पर अटैक होगा, ठीक है, द सबस्ट्रेट ऑफ दिस रिएक्शन वो कौन है, इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट कौन है जिस पर अटैक होने वाला है। तो सबस्ट्रेट इज अवर कार्बोनिल कंपाउंड। वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली वहाँ पे कह रही हूँ कि वो सबस्ट्रेट कौन होंगे, आपके कार्बोनिल कंपाउंड। पॉइंट नंबर 2, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिएजेंट कौन होगा, कौन रहेगा आप लोगों का रिएजेंट। सो रिएजेंट विल बी आवर HCN। हाँ, हो सकता है कभी HCN ना देकर तुम लोगों को इस तरीके से लिख कर दे दे कि HCl प्लस NaCN, तो ये तुम्हें याद करना है, मेमोराइज करना है। अब यहाँ से ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे हम, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है कि अगर इस कार्बन से लेट से एक R और एक R' नामक ग्रुप इस कार्बन के थ्रू ऐसे जॉइंट है, ठीक है, तो R और R' तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों के पास O जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में और वहाँ पे आ जाएगा एक और ग्रुप दैट इज साइनाइड ग्रुप। तो ये जो आपका एक कंपाउंड बना, ठीक है, इसके अंदर कंटेन्स बोथ, इसके अंदर तुम देखो दोनों चीज़ है। इसके अंदर में आपका एक साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी है और एक OH वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट, साइनोहाइड्रिन। यानी कि सबस्ट्रेट कौन है वो हमें पता चल गया, रिएजेंट कौन है वो हमें पता चल गया है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अगर कोई पूछेगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का प्रोडक्ट कौन है, तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट होता है साइनोहाइड्रिन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइनोहाइड्रिन,
Cyanohydrin means combination of a compound which contains OH as a functional group as well as आपका cyanide as a functional group. Obviously किसी एक के प्रेजेंस में दूसरा वाला उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा, जैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में करते हैं कि OH और साइनाइड में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो बट है तो आखिर वहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप ना करके, ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए करके, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बारे में और हम लोगों को क्या जाननी है करके, तो हमें ये जानना है करके कि एक्चुअल में ये क्या ये रिएक्शन हो गई, तो हाँ रिएक्शन तो हो गई, प्रोडक्ट तो बन गया, बट एक्चुअल में इस रिएक्शन में थोड़ी सी ना एक कमी है करके, ठीक है। क्यों, क्या कमी है करके, दिक्कत क्या है यहाँ पे, तो देखो दिक्कत ये है कि आपके पास, ठीक है, आपके पास जो आप एसिड ऐड करते हो HCN को बनाने के, HCN के लिए क्या करते हैं हम, HCl लेते हैं और NaCN का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एसिड हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, इस अमाउंट ऑफ HCl की क्वांटिटी NaCN के कंपेयर में कंपैरेटिवली हम लोग कैसी रखते हैं करके, लेस रखते हैं। इसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कैसी रखते हैं हम लोग, लेस रखते हैं। किसके कंपैरेटिवली, NaCN के कंपैरेटिवली। तो तुम सोचो क्या यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी क्या, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी अगर या तो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के रहते, या फिर अगर मान लेते हैं एसिड आप लोगों का ज़्यादा क्वांटिटी में होता, तो ऐसे केस में क्या हो जाता करके आपका वहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती, बट यहाँ पे तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी किसकी, आपके NaCN की। अब अगर NaCN की कंसंट्रेशन हाई है तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपका NaCN क्या है, एक आप लोगों का बेस है, बराबर। NaCN क्या है, एक तरीके से बेस ही है। तो इसका जो pH होता है, ठीक है, जो इसका pH होगा इस पर्टिकुलर मिक्सचर का, वहाँ पे जो रिएजेंट का जो pH होगा, वो pH आप लोगों का क्या होगा करके, आप लोगों का pH क्या हो जाएगा करके, अल्कलीन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्कलीन हो जाएगा। आपका जो pH होगा वो क्या रहेगा, इसका सफिशिएंटली अल्कलीन रहेगा। अब होता कैसा है कि जब आप लोगों की इस पर्टिकुलर रिएक्शन में pH का रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये रिएक्शन जो होती है अपना बेस्ट रिजल्ट तब देती है आप लोगों को, आपके इसमें से बेस्ट रिजल्ट तब निकल के आता है बाहर जब आपके इसमें जो pH की रेंज होती है, ये pH की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, बिटवीन 9 to 10 होती है, ठीक है। क्यों pH की रेंज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों यहाँ पे हम लोग इसको स्लाइटली बेसिक रखना चाहते हैं, क्यों हम यहाँ पे मतलब आप लोगों का करके ज़्यादा एसिड यूज़ करके उसको क्यों हम लोग कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर देते, क्यों, तो रीज़न क्योंकि यहाँ पे जब आप इस तरीके की रेंज रखते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, वो रिएक्शन को क्या करता है आप लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब होता है कि आप रिएक्शन की क्या कर रहे हो करके उसकी इक्विलिब्रियम, मतलब उसकी जो एक्चुअली क्या कर सकते स्पीड है, आप उसे इंक्रीज करो, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों, रीज़न बिहाइंड इट, यहाँ से एक हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एक रीज़न बन जाए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई MCQ फ्रेम कर लिया जाए, इसका रीज़न क्या है इस टॉपिक के बिहाइंड। तो देखो होता ये है कि जो आपका HCN है, ये HCN जो है आपका एक कमज़ोर एसिड है, ठीक है, ये अच्छा एसिड ना है, ठीक है। HCN जो है आप लोगों का एक कमज़ोर एसिड है। अब इससे पहले भी मैं कई बार प्रवचन दे चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कमज़ोर एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे कोई कुश्ती तो चल नहीं रही है करके, राइट, कि यहाँ पे कौन किसको अच्छे से गिरा देगा धोबी पछाड़ दे के, वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग। बेसिकली द कंसेप्ट है कि कौन सा मॉलिक्यूल अपना H+ आयन बहुत जल्दी आयोनाइज कर देता है, बराबर, कौन अपना क्या होता है H+ आयन बहुत जल्दी लूज कर देता है, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग। और जो अपने H+ आयन को ईजीली लूज नहीं करेगा, ठीक है, जो अपने H+ आयन को ईजीली लूज नहीं करेगा वो वीक कहलाएगा। सो ये जो आपका HCN है जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत अभी चल रही है, ये आपका HCN, इसके बारे में कुछ GK फैक्ट्स इकट्ठा कर लो कि HCN आप लोगों का एक वीक एसिड होता है। वैसे तो तुम लोगों को इसका नाम पता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये GK फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं,
ठीक है, ये आप लोगों का हाइड्रोसाइनिक एसिड, या फिर इससे रिलेटेड एक और जीके फैक्टर प्रूसिक एसिड। तो ये जो है आप लोगों का वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड आप लोगों का H+ क्रिएट नहीं करेगा, और अगर HCN यहाँ पे एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड्स के बारे में तुम ये तो जानते हो अच्छे से कि ये डू नॉट क्रिएट या डज नॉट क्रिएट, जो भी तुम लोगों को ग्रामर अच्छी लगे डाल देना, कंसेप्ट से मतलब रखो। डू नॉट क्रिएट, अच्छा डू नॉट क्रिएट या डू नॉट क्रिएट H+ आयंस ईजीली। ठीक है, यानी कि H+ आयंस यहाँ से जल्दी नहीं बनते। अगर H+ आयंस ईजीली नहीं बनेंगे तो ये इम्प्लाइज करेगा कि देयरफॉर आपके पास जो CN निगेटिव है इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि CN निगेटिव तो तभी बनता है ना जब H+ छोड़ के जाएगा उसको। अगर H+ ही छोड़कर नहीं जाएगा बताओ, तो CN निगेटिव कहाँ से क्रिएट होगा करके, बराबर। तो CN- ही तो हमको होना, क्योंकि CN निगेटिव ही तो अपना न्यूक्लियोफाइल है। देयरफॉर आपकी न्यूक्लियोफाइल की NU निगेटिव की आप लोगों की क्या हो जाएगी कि शॉर्टेज हो जाएगी। अब बिना न्यूक्लियोफाइल के कैसी एडिशन रिएक्शन बताओ, फिर क्या करें समस्या निपटने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है करके कि हम लोग उसके H+ को वहाँ से हटाएं। ठीक है, हम लोग क्या करें, वहाँ से उसके H+ को हटाएं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका फिर सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन क्या है कि किस तरीके से हमें न्यूक्लियोफाइल की शॉर्टेज नहीं चाहिए। ठीक है, वी डोंट वांट शॉर्टेज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल की शॉर्टेज नहीं चाहिए, क्योंकि इमेजिन करो अगर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में रिएक्शन कैसे बनेगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सो वी नीड न्यूक्लियोफाइल, दैट इज वी नीड CN नेगेटिव। एंड हाउ यू विल गेट CN नेगेटिव, तुम्हें CN नेगेटिव कैसे मिलेगा। तो CN नेगेटिव मिलने का एक ही रास्ता है, H+ शुड बी इजीली रिमूव, या H+ शुड लीव इट इजीली। उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसानी से छोड़ के चले जाना चाहिए। अब वो छोड़ के कैसे जाएगा बताओ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, HCN का हम मीडियम थोड़ा सा बेस में रखते हैं, तो बेस ऐड करते हैं। तुम्हें बेस जो होता है वो एक खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकता है, या तो फिर वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करवा सकता है। तो ये बेस क्या करता है, तुरंत इस H+ को अपने से एक्सेप्ट करवाता है कि आओ H+ आओ मेरे पास आ जाओ करके। ठीक है, आओ मेरे पास आओ करके। तो जब वो H+ चला जाता है तो वहाँ पे क्विकली CN नेगेटिव क्रिएट होता है। तो यानी कि ये जो पूरा तामझाम रचा गया है करके, किस चीज़ के लिए, कि आप लोगों के पास करके CN निगेटिव क्रिएट होना चाहिए। ये CN निगेटिव वाला तामझाम क्यों रखा गया है करके, इसको बेस से हम क्यों कैटेलाइज कर रहे हैं, बिकॉज CN निगेटिव क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें कई बार ऐसा दिखेगा, RC⋯O, और ये R मतलब कैसा भी बना लो, सेम बना लो, अलग बना लो। यहाँ पे अगर HCN भी लिखा है तो एरो के ऊपर तुम्हें बेस के लिए OH निगेटिव लिखेगा। क्यों OH निगेटिव, तभी तो वो इस H को खींच के लेके जाएगा, बराबर, तभी तो वो एक H को खींच के लेके जाएगा। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, साइनोहाइड्रिन। योर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, साइनोहाइड्रिन। तो एरो के ऊपर जो OH निगेटिव होता है, वो OH निगेटिव क्या रहता है करके आप लोगों का, ये इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन होता है, एक बेस। यानी कि ये जो आपकी एडिशन ऑफ HCN ऑन कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आप लोगों की एक बेस कैटेलाइज रिएक्शन है। यानी कि इसका कैटेलिसिस कौन करता है, आप लोगों का OH निगेटिव करता है। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि HCN को हम लोग कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है। तो ऐसे केस में बेस्ट तरीका होता है उसको इन situ क्रिएट करो, HCl के मिक्सचर को आप NaCN के साथ मिक्स कर दो, या फिर HCl के मिक्सचर को आप KCN के साथ मिक्स कर दो। लेकिन नियम तो एक ही रहेगा, और वो नियम क्या रहेगा कि HCl की क्वांटिटी होगी कम और आप लोगों के NaCN की क्वांटिटी होगी ज़्यादा। तो यानी कि इस चीज़ को तुम ऐसा भी पा सकते हो, कल को लिखा हुआ कि RC⋯O और ये R' प्लस आपको HCN ना लिखा हुआ वहाँ पे, इस तरीके से एरो पर मिले लिखा हुआ NaCN/HCl, तो भी समझ जाना करके कि ये रिएक्शन आप लोगों की कौन सी वाली है करके। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एडिशन ऑफ व्हाट, आप लोगों का HCN ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, जो अगेन आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट लेगा, वो है साइनोहाइड्रिन। और कभी कभी हो सकता है कि जो एरो के ऊपर मैंने OH निगेटिव बना के दिया वो ना बना कर आए, तो उसमें क्या नहीं बना के आया, तो
नहीं बना के आया तो भी आपको लिखते आना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलो अभी जितनी बातचीत होनी थी वो हो गई है। एक बार मैकेनिज्म को अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने कार्बोनिल कंपाउंड अज्यूम कर लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R और ये R। कार्बोनिल कंपाउंड की देखो ब्यूटी यही है कि कार्बोनिल कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है, यानी कि यहाँ का जो कार्बन है वो उस कार्बोनिल कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और जो O है वो उस कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और जब आप उस पर रिएक्शन करवाते हो साइनाइड की यानी कि Cn निगेटिव की, ठीक है, जब आप रिएक्शन कराते हो किसकी, साइनाइड की यानी कि Cn निगेटिव की, तो देखो ये चीज़ किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा रुको रुको, मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से उसको लिख दिया है करके, उसको मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, तो जब आप इसकी साइनाइड की अटैक कराते हो, अब तब तुम खुद सोचो, इस क्वेश्चन में साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कभी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे तो अटैक करेगा नहीं, तो यानी कि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये साइनाइड का अटैक होने वाला है कहाँ पे, इस कार्बन पे। अब इतना तुम केमिस्ट्री पढ़ लिए हो, अगर अब भी अक्ल नहीं चली तो पता नहीं क्या चलेगा फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर, कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा रहेगा। आर तो रहेगा, सी तो रहेगा, आर भी रहेगा, बट एक नया ग्रुप वहाँ पे आके जुड़ गया, दैट ग्रुप इज व्हाट, आपका साइनाइड। एंड जिसकी वजह से अगर मैं ऊपर में डबल बॉन्ड O को एकदम अड़ियल समान वैसे का वैसे ही रखूंगी तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाएंगे, वो तो गलत है। तो यानी कि एज सुन एज साइनाइड का अटैक उस कार्बन के पे होता है, तुरंत वहाँ से आपके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ ये ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। अब तुम तो जानते हो ऑक्सीजन के पास पहले से कितने लोन पेयर्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो ऑक्सीजन के पास पहले से इस तरीके से 2 लोन पेयर होते हैं, और क्योंकि एक और शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अब किस तरीके से ऐसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बराबर बन गया। ठीक है, अच्छा अब इस रिएक्शन में एक खास बात देखो, ये हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो गई, बट ऐसा नहीं है। अब इस रिएक्शन में आपके HCN का एक सेकेंड मॉलिक्यूल रोल प्ले करता है, लेकिन उस चीज़ में जाने से पहले मैं बता दूं, ये जो पर्टिकुलर स्टेप आपने देखी, ये कोई आपकी वन वे स्टेप नहीं होती, यानी कि ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ये वाली जो स्टेप होती है, अटैक ऑफ साइनाइड ऑन दी सबस्ट्रेट, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, वैसे तो इस रिएक्शन की सारी स्टेप रिवर्सिबल होती हैं, बट दिस इज योर स्टेप नंबर 1, एंड इस स्टेप नंबर 1 का ये होता है आपका स्लो वेस्ट स्टेप, यानी कि यही आपकी RDS है। और अगर ये तुम्हारी RDS है तो जितना तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो, उस केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहूँ कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे कि रेट विल बी K टाइम्स, K क्या है वहाँ पे, कोई ना कोई कांस्टेंट है, K टाइम्स ऑफ व्हाट, जो भी आपकी RDS होता है उसके रिएक्टेंट्स। तो RDS का रिएक्टेंट कौन है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया जाए वो, और उसके अलावा आप लोगों की कंसंट्रेशन साइनाइड पे भी डिपेंड करेगी। यानी कि अगर तुमने मान लेते हैं जो आप HCN ऐड कर रहे हो, अगर आपकी ने उसकी कंसंट्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ की, या फिर आपने उसके वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आपने उसके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ छेड़छाड़ की उसकी कंसंट्रेशन वॉल्यूम में, सो आपको रेट में उसका असर दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब केमिकल काइनेटिक्स में तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिस अभी कर रहे हो तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स के बारे में आइडिया होगा कि क्वेश्चन नहीं आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ A बाय 4 टाइम्स एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ B बाय 2 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द न्यू रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ये बात का ख्याल रखना। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोगों ने रेट वगैरह लिख दिया, तो हमें ये पता चल गया करके आप लोगों का करके कि कौन इस रिएक्शन का RDS है। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की RDS। अभी उसके अलावा क्योंकि इसमें आपके RDS में क्योंकि मात्र 2 ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आप लोगों की कौन सी रिएक्शन है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि अगर कोई रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है तो वो सेकेंड ऑर्डर की होगी, ऐसा कोई नियम नहीं होता। ऑर्डर आपका एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आपका फैक्ट होता है करके। ठीक है, आप लोगों का एक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन फैक्ट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है तो सेकेंड ऑर्डर, अगर मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर है तो थर्ड ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो इस हिसाब से अभी जब एक्सपेरिमेंटली आप लोगों का ये सब कैलकुलेट किया गया करके कि कौन आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा, तो हम ये देखते हैं करके कि यहाँ पे इसका ऑर्डर बराबर भी कितना है, मतलब ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सोचो एक छोटी सी रिएक्शन और उसके बारे में इतनी जानकारी, बट स्टिल मैकेनिज्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो मैकेनिज्म का सिर्फ स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में जो ऊपर बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ऊपर की स्टेज में आपका एक प्रोडक्ट बना, यानी कि RC, ऊपर में ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर उसके बाद R और यहाँ पे साइनाइड। अब यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होता है एक दूसरा HCN का मॉलिक्यूल, बराबर एक दूसरा HCN का मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। तो अब ये वाली जो स्टेप होती है, ये वाली स्टेप भी आप लोगों की रिवर्सिबल होती है, बट इस स्टेप में होता क्या है, साफ साफ पूरी जनता को पता है करके कि O नेगेटिव है, O को अपना नेगेटिव चार्ज हटाना है, तो वो पूरी कोशिश करेगा करके कि ये H को यहाँ से उठाए करके, ये S से, और अगर उस H को हटाएगा तो H को खींच के ले आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, साइनाइड मतलब कार्बन पे। तो यानी कि वहाँ से RC ऊपर में OH ये तो क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में एक CN निगेटिव भी तो क्रिएट हो गया ये यहाँ से। यानी कि इनिशियली आपने साइनाइड अंदर किया था, फिर बाद में रिएक्शन के एंड में साइनाइड फिर से बन भी गया करके। तो बस यही तुम लोगों की साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन थी, इतनी आसान सी। अब इस आसान सी रिएक्शन के कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिलहाल तो पहले फैक्ट ये है कि आप लोगों की फास्ट स्टेप होती है, तो RDS तुम्हें पता चल गया। फैक्ट्स ये मैं लिखवा चुकी हूँ कि कौन बायोमोलिक्यूलर है, उसका ऑर्डर कितना है, रेट क्या है, और केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल इस टॉपिक से आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो तुम लोगों को क्रिएट करने हैं अपनी कॉपी में। वो नोट्स देखो क्या है। पॉइंट नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर मान लेते हैं आपने ये कहा कि मान लेते हैं मेरे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर आपके पास दुनिया में कोई दूसरा एल्डिहाइड है, तो इमेजिन करो इफ़ यू विल हैव फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि HC⋯OH, कौन है ये आप लोगों का, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैं रिएक्शन करवाती हूँ किसकी, आपके वही HCN की, तो डायरेक्टली बोलो फटफट प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन जो पहले से H लगे हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइनाइड आ जाएगा और OH लग जाएगा, बराबर। अब बताओ ये आपका ग्रुप नंबर 1, ये आपका ग्रुप नंबर 2, और ये दोनों तो सेम टू सेम ही ग्रुप है, यानी कि बोथ आर सेम टाइप ऑफ ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 3। तो क्या आपने जब फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया साइनोहाइड्रिन को क्रिएट करने पे, तो क्या वहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, क्या उसका कार्बन का एटम क्या कायरल है? तो इसका जवाब तुम लोग क्या दोगे, नो इट इज़ नॉट कायरल, कि वहाँ पे वो क्या है, कायरल नहीं है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को अगर तुम छोड़ दो, मैं कीटोन्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कीटोन्स में सिमेट्रिकल भी एग्जिस्ट करते हैं और अनसिमेट्रिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है करके कि आपका सबस्ट्रेट क्या आप ले रहे हो। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कीटोन्स, बट अल्डिहाइड्स के केस में फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर तुम दुनिया का मतलब कोई सा भी अल्डिहाइड आप ले लीजिए, अगर आप उसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं, तो देखो ये बात तो अगर तुम्हें कंफर्म है कि कार्बन के इस तरफ H रहेगा, ऊपर में R रहेगा, इधर नीचे में साइनाइड लटक रहा है और लेट्स से यहाँ OH है, तो OH, साइनाइड, R और H। अब R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, कितने भी कार्बन का। लेकिन यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ, यहाँ पे आप लोगों का कायरल सेंटर क्रिएट हो गया है। तो एक बात याद रखना कि आप जब फॉर्मल्डिहाइड को लेते हो, तो फॉर्मल्डिहाइड पे लेने पे आप लोगों को कभी भी कायरल सेंटर नहीं मिलता, और अगर कायरल सेंटर मिल रहा है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कायरल सेंटर का ये सिग्निफिकेंस होता है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, दैट प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी चीज के पास आप लोगों का कायरल सेंटर है, तो इससे ये मीनिंग पता चलता है कि देयरफॉर दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कल को इस छोटे से दिमाग के लॉजिक से आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट होकर आ सकता है, 4 ठोक ऑप्शन दिए हैं, और या फिर थ्योरी टाइप पे भी क्रिएट किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो लिखकर तो आएगा नहीं कि हेलो आई एम ऑप्टिकली एक्टिव, आइडेंटिफाई मी एज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
तो आपको बस इतना देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए प्रोडक्ट में कायरल सेंटर का बनना आवश्यक है। क्या कायरल सेंटर बन रहा है कि कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, जस्ट चेक इट आउट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर बन रहा है तो बढ़िया है, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ठीक है, अगर कोई चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट में आप लोगों का क्या रहेगा, रैशमिक मिक्सचर। तो हो सकता है कल को तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका फॉर्मल्डिहाइड का हो और बाकी तो कोई भी अदर अल्डिहाइड हो या कोई अदर कीटोन्स वगैरह लेट से डाल दिए जो आपके अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसे एक में क्या हो जाएगा करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से आप लोगों का कौन ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है और कौन आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या किसका प्रोडक्ट क्या कहते हैं रैशमिक मिक्सचर बन रहा है और किसका प्रोडक्ट आपका रैशमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए ये जानकारी तुम लोगों के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगी एज आई थिंक करके। ठीक है, तो अभी एक बात याद रखना, कल को अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, लेट से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद तुमने इसमें डाल दिया है करके NaCN ऑब्लिक में HCl, तो कभी भी अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, तो हम लोगों का जो मुंह है ना वो बहुत तपाक से आंसर देता है करके कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक बन रहा है। आई नो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही बनेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन इंक्लूडिंग आइसोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताने इंक्लूडिंग आइसोमर्स, तो आइसोमर्स को इंक्लूड करके बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमको तो पता है कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दूँ तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ने के बाद जितने भी अदर एल्डिहाइड्स हैं उन सभी के पास कायरल सेंटर होगा, यानी कि प्रोडक्ट विल बी CH3C और उसके बाद H होगा, ऊपर में लेट से OH और ये साइनाइड। देखो कार्बन के पास चारों अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये कार्बन क्रिएट हुआ है ये कायरल कार्बन है, और अगर ये कायरल कार्बन है तो इसके पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसके 2 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे बताओ। एक प्रोडक्ट इसका कैसा बनेगा, लेट से इमेजिन मैंने ऐसी अरेंजमेंट की है CH3C, और क्योंकि हम लोग इसको लेफ्ट और राइट के रेफरेंस में देखते हैं कि एक बार लेफ्ट में है और एक बार राइट में है, तो लेफ्ट और राइट के रेफरेंस में इसको कैसा देखेंगे कि एक बार आप लोगों का OH, ठीक है, एक बार आप लोगों का जो OH है वो OH राइट साइड में है, ठीक है, और एक बार आप लोगों का वही OH कहाँ पर है, आप लोगों के लेफ्ट साइड में, ये इस तरीके से, ये ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं तुम लोगों के, यहाँ पे बन रहे हैं 2। तो ये याद रखना, यहाँ पे तुमसे हो सकता है इस पॉइंट पे गलती हो। अब उसके बाद इस रिएक्शन को ओवर करते हैं, बस एक छोटा सा मेरा प्रवचन सुन लो। वो प्रवचन ये है कि क्या साइनोहाइड्रिन बनाना इतना ही यूज़फुल है। सो ऑब्वियस है कि साइनोहाइड्रिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्शन इतना यूज़फुल है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप लोगों ने एक बार भी साइनोहाइड्रिन क्रिएट कर लिया तो साइनोहाइड्रिन क्रिएट करने के बाद आप उस साइनोहाइड्रिन की मदद से आप दूसरे यूज़फुल रिएजेंट्स क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे पहले आप लोगों के साइनोहाइड्रिन की इम्पोर्टेंस होती है करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करके आप लोगों का साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन जो रहेगा उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के कोई दूसरे, ठीक है, आप लोगों के कोई दूसरे आप लोगों के रिएजेंट्स या फिर केमिकल्स हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों का इंक्लूड करेंगे या उसको बनाएंगे करके। तो अब देखो जरा साइनोहाइड्रिन क्या है, कैसा क्या करता है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, लेट्स से यू हैव अ साइनोहाइड्रिन RCH, ऊपर में OH और इधर साइनाइड। अगर अच्छा साइनाइड का N में याद देती हूँ। अगर मान लेते हैं इसमें ये जो साइनोहाइड्रिन मेरे पास है, इस साइनोहाइड्रिन की मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की। अब तुम्हें इतना तो याद हो जाना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आप लोगों का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ, ये ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ H3O पॉजिटिव। मैंने अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की। सो ये बात जन्म जन्म के लिए आप याद रख लो कि जब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो साइनाइड ग्रुप हट जाता है और उसके बदले में COOH ग्रुप आता है। यानी कि अगर तुम्हें अभी नहीं, हमेशा अगर तुम्हें कभी भी साइनाइड ग्रुप को हटाना है और उसके बदले में अगर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, जस्ट डू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तुम्हारी सारी समस्या का समाधान है। ठीक है, लेकिन
अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन मैंने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं की, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझको तो इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब मैं उसको कंप्लीट नहीं होने दे रही हूँ, उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पे लाइट से मैंने जाके क्या कर दिया, रोक दिया। तब क्या मुझे ऐसे केस में साइनाइड से COOH मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट। COH तो तभी मिलता है ना जब आप उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो। अगर आपने उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की नहीं तो आपको क्यों साइनाइड मतलब COH मिलेगा? तो जब आप उसकी इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, आप इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? You can represent the incomplete hydrolysis by simply writing it as H2O। बस खत्म, पानी डाल दिया तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो R वहीं का वहीं, C वहीं का वहीं, H और ऊपर में OH। बट द साइनाइड विल ग्रुप विल नाउ रिमूव। वहाँ पे कौन सा आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि कौन सा वाला ग्रुप? अमाइड ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप आ जाएगा? अमाइड। ये एक नियम है जिसको आपको याद रखना है। साइनाइड की छोटी हाइड्रोलिसिस की, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो अमाइड, अमाइड की और पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जर्नी शुरू होती है साइनाइड से, खत्म होती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, बीच का स्टेशन होता है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। तुम चाहो तो पहले साइनाइड से C डबल बॉन्ड O NH2 पे जा सकते हो, या फिर C डबल बॉन्ड O NH2 से COH, या फिर डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के पूरा साइनाइड से COH भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये तो हमने हाइड्रोलिसिस की बातचीत कर ली। और क्या कर सकते हैं? यू कैन डू रिडक्शन। बराबर, आप क्या कर सकते हो? रिडक्शन। तो साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए यू हैव टू मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स, LiAlH4। इससे पहले भी मैं LiAlH4 के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। मेरे को तो देखो चीज़ें याद नहीं है और ना ही मुझे एग्ज़ाम देना है। जब मैंने अपनी एग्ज़ाम दी थी तब मैंने अपनी चीज़ों को याद रखा था। एग्ज़ाम तुम्हें देना है तो चीज़ों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अच्छा LiAlH4 मैंने कहाँ पढ़ा था। अगर तुम याद नहीं रख पा रहे तो तुम फिर पढ़ने के लायक नहीं हो, एग्जाम देने के लायक नहीं हो। तो LiAlH4 ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर इसकी जगह में H2 कॉप्लेक्स प्लेटिनम, इस वाले रिड्यूसिंग एजेंट को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ये वाला भी। तो देखो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तो सारी जानकारियाँ हैं। तो साइनाइड को वो किस चीज़ में रिड्यूस करता है? साइनाइड किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं? तो देखो कुछ इस तरीके से होगा, R वैसे का वैसे ही रहेगा, CH वैसे करेगा, OH वैसे का वैसे ही रहेगा। जो साइनाइड होगा, अब वहाँ जो साइनाइड का जो कार्बन है, चलो वो भी ठीक है, वहाँ पे जो N है दैट N विल कन्वर्ट्स इनटू NH2, CH2NH2, यानी कि क्या बन गया? अमाइन बन गया। क्या बन गया? अमाइन बन गया। और उसके बाद एक और ऑप्शन है, जैसे तुमने LiAlH4 डाल दिया, अब तुमने अभी अभी एक और ऑप्शन है जो हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है, स्टीफनसन रिएक्शन। राइट, स्टीफनसन रिएक्शन करके तुम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी अभी अभी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो रिवाइज कर लेना स्टीफनसन रिएक्शन को, अगर भूल गए हो तो। तो वो जो स्टीफनसन रिएक्शन आपने पढ़ी थी SnCl2 + HCl, जिसे हम कहते थे पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड, यानी कि अगेन मैं रिडक्शन ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी भी रिडक्शन ही कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने मेरा रिएजेंट बदल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? मेरा रिएजेंट बदल दिया। तो ये जो LiAlH4 था, जो H2 ऑब्लिक प्लेटिनम था, ये कंप्लीट रिड्यूसिंग मतलब कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। बट अगर मैं स्टीफनसन रिएक्शन का रिएजेंट लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुम भूल गए हो इतने दिनों के गैप में तो एक बार चीज़ों को देख लेना कि कैसा है। SnCl2 + HCl इसका प्रयोग किया जाता है और ये आप लोगों का पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है? आप लोगों का पार्शियल रिडक्शन। पूरी चीज़ें मैं फिर से नहीं बताऊंगी, तो मतलब ही क्या रहेगा इससे पहले पढ़ाकर, है ना। हाँ, लेकिन इस रिएक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड टाइप को मतलब ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड वाले ग्रुप में। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर रिएजेंट में कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो उसमें आपका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक साइनोहाइड्रिन है और अगर इस साइनोहाइड्रिन को मैं तुम्हारे SnCl2 ऑब्लिक HCl, अच्छा हाँ एक और बात बताना भूल गई हूँ, इसमें तुम्हें हाइड्रोलिसिस भी तो करनी पड़ती है सेकेंड स्टेप में, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ती है क्योंकि अगर तुम हाइड्रोलिसिस स्टीफनसन रिएक्शन में नहीं करोगे तो बीच की एक जो स्टेप होती है ना जहाँ पे आपका NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है, वहाँ अटक जाओगे। अभी क्योंकि हम लोग ये HCl वाली रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें स्टीफनसन रिएक्शन का जिक्र हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना। मुश्किल से आपको रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा, बट ऑर्गेनिक ऐसी ही है। जैसे जैसे तुम रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे कंसेप्ट सबको याद होते जाएंगे।
और साथ ही साथ में LiAlH4 से रिलेटेड भी जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी नोट्स कॉपी में है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनिक की रिवीजन क्या करो, देन इट विल गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो देखो क्या हो जाएगा, आपका R रहेगा, CH रहेगा, ऊपर में OH रहेगा, लेकिन जो साइनाइड है वो साइनाइड हट जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा, CHO, बस खत्म, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या हुआ, CH2NH2, देखो कितने कार्बन थे, ये 2 कार्बन, R के पास भी कराएंगे बट जस्ट इग्नोर R। तो जब आप LiLH4 डालते हो तो कार्बन की संख्या, वो 2 कार्बन तो वैसे के वैसे ही है, R भी है, यानी कि नो चेंज इन कार्बन, ठीक है, नो चेंज इन कार्बन। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, चाहे कंप्लीट करो कि चाहे आप पार्शियल करो, नो चेंज इन कार्बन। देखो R तो है ही, C और एक के बाजू का यहाँ से C, देखो 2 हो गए। वैसे यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन में चेंज कहाँ आता है, क्या किसी भी इसमें से रिएक्शन में कार्बन में कोई चेंज आ रहा है क्या, नो चेंज। किसी में भी कार्बन में कोई चेंज नहीं आता, ना तो कार्बन की संख्या बढ़ती है ना तो कार्बन की संख्या आपकी घटती है। तो इसको अब जैसे जो ऊपर मेरा बना उसमें OH ग्रुप भी है और उसमें COOH ग्रुप भी है, बट तुम तो जानते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप, इसमें से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। तो OH ऑब्वियसली एक लोकेंट के जैसे बिहेव करेगा। तो इस टाइप के ग्रुप्स जिनमें आप लोगों का क्या कहते हैं, OH भी होता है, COH भी होता है, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। जैसे OH और आप लोगों का CN होने पे उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं, वी कॉल देम एज अल्फा हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स करके, ठीक है। अब जैसे नीचे में जब आपने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग एजेंट्स के वाया, तो वहाँ पे अल्कोहल भी है और आपका अमीनो ग्रुप भी है। अब NH2 और OH में कौन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ऑब्वियसली OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाता है आप लोगों का, बीटा अमीनो। वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ बीटा, क्यों मैं इसको बीटा कह रही हूँ, क्योंकि जिस पोजीशन पे मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको मैं अल्फा मान लेती हूँ और उसके बाजू वाले को बीटा। तो NH2 क्योंकि मेरे बीटा से कनेक्टेड है, देयरफॉर आई विल कॉल इट एज अ बीटा अमीनो, क्या कहते हैं आप लोगों का, अल्कोहल, ठीक है। यानी कि सोचो हम लोग कितने सारे सिंथेटिक, मतलब आप लोग क्या कर पा रहे हो, प्रोडक्ट ऑप्टेन कर पा रहे हो ड्यू टू बिकॉज ऑफ आप लोगों का साइनोहाइड्रिन। सो इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट साइनोहाइड्रिन इज इन आवर लाइफ करके, ठीक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करके साइनोहाइड्रिन हम लोगों के लिए, कि उससे हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं देखने को मिलती हैं करके, या फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं करके, ये बात याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन वाला पार्ट हम लोगों का ख़त्म होता है। मैं अगेन रिपीट करूँगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कोई इंसान पढ़ाता है तो प्रवचन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब उन प्रवचन्स को याद करने की बारी आती है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल 100 से 150 से ज़्यादा रिएक्शन जब दिमाग में ठूसने की बारी आती है, तो ऐसे केस में फिर अपना दिमाग ना भूल जाता है, अरे यार ये रिएक्शन कभी पढ़ी भी थी क्या। तो ऑर्गेनिक को एक ही तरीका है आप लोगों को रिमाइंड या फिर याद रखने का, वो तरीका ये होता है कि कंटिन्यूअस रिविजन। कभी याद रखना, 12th में आ गए हो, जिन लोगों को एकदम वांदे होते हैं उनके बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए, उन्हें डेफिनेटली हम पुश कर सकते हैं कि उन लोगों से चीज़ें रट्टा मारवाएं ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे नंबर से ताकि पास कर सके। बट जिन लोगों के भी एम बड़े हैं ना, उन बड़े एम वालों को अपना खुद संभालना पड़ता है, बिकॉज अ टीचर कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। आपसे दिमाग लगवाना, ये तुम भी जानते हो कि कोई तुमसे दिमाग लगवा नहीं सकता, आपको चीज़ें बता दी गई हैं, आपको उसको याद रखना है करके, और आपको क्या करनी है, चीज़ों को अब अपनी खोपड़ी में स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हमको तो याद ही नहीं हो रहा, अगर नहीं याद हो रही है ऑर्गेनिक तो फिर भूल जाओ कि तुमसे कुछ बन भी सकता है। तो बी काम, चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, पुराने क्वेश्चंस बनाओ और क्वेश्चंस बनाओ, यही आप लोगों के पास इकलौता सब्स्टिट्यूट है। अब कल जो हम लोग रिएक्शंस करेंगे वो रिएक्शन आप लोगों का क्या रहेगा करके, यही रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन जिस तरीके से मैंने HCN ऐड किया, कल हम लोग NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड को हम लोग ऐड करेंगे करके, ठीक है। तो अभी मैं नोट्स बनाने को नहीं कह रही हूँ, सो जस्ट डोंट मेक नोट्स, तुम लगे तो वीडियो कंटेंट देख देख के अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हो, बट इस चीज़ को अभी नोट्स मत बनाओ, एटलीस्ट कल और परसों तो मत बनाओ, जिस दिन मैं बोलूँगी उस दिन नोट्स बनाना, और जिस सीक्वेंस में बोलूँगी उस सीक्वेंस में बनाना करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा। और कौन से चैप्टर तुम लोगों को रट्टा मारने हैं, मुझे अभी 2 या 3 दिन पूरी बुक को, जो तुम्हारा न्यू पेपर पैटर्न आया है उसको देखने में लगेगा, उसको मैं एक बार देख लूँ और फिर उसके बेसिस से मैं तुम्हें डिसाइड करके बता देती हूँ कि किस चीज़ों से तुम्हें रटना है, कैसा ऑर्डर रखना है और किस तरीके से तुम लोग फिर अपने मार्क्स वगैरह स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ हम लोग अभी वाली क्लास अपनी ओवर करते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कुछ लोगों को अगर आज का अभी का ये पढ़ाया हुआ टॉपिक रट्टा मारना है, तो वो लोग क्या करोगे, अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। जब अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह तुम लोगों ने खोल ली तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले अपने चैप्टर में आ जाना। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस करके पार्ट होगा उसको ओपन कर लो करके, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट को ओवर करने के बाद जो कि आपका पेज नंबर 268 पर है, उस पेज नंबर 268 में ये आप लोगों की पहली केमिकल रिएक्शन दी हुई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है हाइड्रोजन साइनाइड, और उसके अलावा नीचे एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, डू यू नो, वो रट्टा मार के रख लो। वो ऐसी चीज़ है कि वो है सो है, उसके बारे में मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। वो है सो है मतलब है सो है। स्किप्स रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोलेंस क्या होता है, फेलिक क्या होता है, हाँ टोलेंस वगैरह को डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगी, बट वो कुछ जीके फैक्ट्स हैं, वो है सो है, ठीक है। अब लोग तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, अब अपने या किसी और के पढ़ाने से इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है वो बदलेगी तो नहीं ना उसका किलोमीटर बराबर, लेकिन है सो है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी हो। ग्रीन बॉक्स भी रट्टा मार लेना। विथ मैकेनिज्म मैं तुम लोगों को पूरी वो चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड पेज नंबर 268, तो इस वीडियो को देखने के बाद रट्टा मार सकते हो। फिर नीचे एक ब्लू कलर का बॉक्स रहेगा। अच्छा, उस ब्लू कलर के बॉक्स में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग क्या है। पॉइंट नंबर ये बोल रहा है कि साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन एक स्टेप अप रिएक्शन है, ठीक है। वो बोल रहा है कि साइनोहाइड्रिन का जो फॉर्मेशन है वो एक स्टेप अप रिएक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है। स्टेप अप, ये थोड़ा गैप रखना चाहिए था 2 मिनट, ठीक है। आप लोगों का जो इस साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त आप लोगों की कार्बन की संख्या बढ़ जाती है करके, ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। अब तुम खुद देखो, इनिशियली इस क्वेश्चन के लिए हमने रिएजेंट क्या लिया है, हमने रिएजेंट लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। लेट्स से मैंने एल्डिहाइड लिया है। आर में जितने कार्बन होंगे सो होंगे, मान लो आर के पास 4 कार्बन है और यहाँ पे ये 1 कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, 4, 6 मतलब 4 और 1 5। और जब आपने उसमें HCN डाला तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, RCHOH, यानी कि 5 तो पहले के हैं ही और साइनाइड और आके जुड़ जाता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट के कंपेयर में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज योर स्टेप अप रिएक्शन। और उसके बाद वो बोल रहा है कि सेकेंड स्टेप में तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग कि जो साइनाइड ग्रुप है आप उसको COH में कन्वर्ट कर सकते हो, CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो वहाँ पे उसने सिर्फ लिख कर दिखाया है, मैंने कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है करके, ठीक है। और जैसा मैंने प्रवचन दिया कि इसीलिए साइनोहाइड्रिन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप लोगों की लैब्स का। तो इस तरीके से पेज नंबर 268 को पढ़ो और वाला पार्ट कैसा रट्टा मार के भी आज के आज फिनिश कर दो, ठीक है। अभी हम लोग कल जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली कल इतना मतलब एक नहीं कल 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ NaHCO3 एंड एडिशन ऑफ आप लोगों का करके अल्कोहल्स, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी धीरे धीरे टुकुर टुकुर बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ पीछे की चीज़ें रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों का आगे आगे का कंटेंट पढ़ना नहीं। इसमें जब मैंने खुद ने बोर्ड एग्जाम दी थी, क्योंकि देखो मेंस में 75% क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी होता है। आप भले ही कितने भी होशियार चंदो, अगर आपको 75% नहीं आ रहे हैं, लेट्स से अगर तुम्हारा मेंस वगैरह टारगेट भी नहीं है और अगर आपको 75 से भी कम आ रहे हैं, जो कि मैं बहुत घटिया स्कोर बोल रही हूँ, ठीक है, एटलीस्ट 80 85 90 इतना तो आना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन सबका अपना अलग अलग रहता है। तो जब मैंने बोर्ड दी थी मेरा टारगेट इतना था कि बस 75 ले आओ, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ाई की थी वो 86 या 88 के लायक की थी कि इतना तो आना चाहिए करके, भले ही 90 ना जाए लेकिन कम से कम 85 से कम नहीं लाना है। तो उसमें मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे। जैसे मैं अपनी फिजिक्स के पर्सनल एक्सपीरियंस को बताती हूँ, मैंने फिजिक्स के कम से कम 6 चैप्टर्स छोड़ दिए थे थ्योरी के रट्टा मारने के। मेरा ऐसा मानना है कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। और उसी के उलट मेरी एक फ्रेंड थी जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम सेंटर में हम साथ में जाते थे, उसका कहना था कि मैंने सब पढ़ लिया, एक एक वर्ड एक एक चैप्टर कुछ नहीं छोड़ा। मुझे मतलब इतना फील हो रहा था यार मैंने तो 6-4-7 चैप्टर छोड़ के रखे हैं, और जो किए हुए चैप्टर्स हैं उनमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए जो मुझे हार्ड लग रहे थे। तो मेरा पेपर कैसा जाएगा, तो उसका जब रिजल्ट आया उसको 50 से भी कम परसेंटेज आए थे, याद रखना। तो आप कितना पढ़ते हो उस पर तो कभी चीज़ें मैटर करती ही नहीं है, मैटर इस पर करती हैं कि आपने एटलीस्ट जितना पढ़ा है वो तो आपने क्वालिटी का पढ़ा है। पता चले तुम क्वांटिटी इंक्रीज कर चुके हो लेकिन पेपर में कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी पढ़ाई क्या काम की।
ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि पीछे के टॉपिक्स आप रिवाइज करो। रिवीजन खुद करना पड़ता है, रिवीजन दुनिया में कोई इंसान तुम्हें करवा नहीं सकता, ये एक नियम है। ठीक है, तो रिवीजन करते जाओ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और उसके अलावा क्योंकि अभी 6 या 7 महीने बाद ही तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो जो भी तुम लोगों के अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी या फिर IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है, किताबें खरीदो और रट्टा मारना शुरू कर दो, क्योंकि यही एक टाइमिंग है जब आप इंग्लिश, हिंदी वगैरह को रटोगे तो जाके आपको बोर्ड एग्जाम तक याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हिंदी को इतना भी लूज नहीं मत लेना। ठीक है, जो भी आपकी नवनीत या टारगेट जो भी आती होगी हिंदी की, उसको खरीदो, रट डालो। ग्रामर पे तो सोचना ही नहीं, ग्रामर में बाद में देखते बैठना क्या है, पहले जो आंसर्स है, पेपर का फॉर्मेट है, उसको देखो, रटना एकदम शुरू कर दो फट 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 फट, इवन IT वगैरह का भी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रोकते हैं। इस चीज़ का PDF मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि तुम लोगों को वीडियो से देख देख के नोट्स बनाने की नीड ना पड़े। ग्रुप में मैं शेयर कर दे रही वाली चीज़। ओके, चलो तो फिर अभी ओवर करते हैं।